दोस्तों आज मैं आपसे पूछूं इस दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है तो आपके जुबान पर एक ही देश का नाम आएगा, अमेरिका। लेकिन यही सवाल मैं आपसे 10 साल बाद पूछूं तो आपका आंसर अमेरिका नहीं होगा, आपका आंसर कोई और ही देश होगा। दोस्तों आज से हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम बड़े बड़े देश जैसे कि रशिया, चाइना, अमेरिका, इंडिया ऐसे देशों को एनालाइज करेंगे जो फ्यूचर में सुपर पावर बनने की कैपेबिलिटी रखता है। और ये वीडियो सुपर पावर सीरीज का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम रशिया के बारे में बात करेंगे कि रशिया फ्यूचर में कैसे इस दुनिया का सुपर पावर देश बन सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Continues to expand, building new bases in the Arctic Circle. We are talking about the Arctic, where Russia is making deep forests. The Russian military is sending a clear message to the outside world. The city of Kharkiv shortly after the Russian President Vladimir Putin announced the move in an unscheduled TV address. Arctic waters are thought to contain 1/4 of the planet's undiscovered oil and gas. With polar ice shrinking, there's now an opportunity to extract the energy. There are new shipping lanes too. For years, the Russian president has had a grand plan to become the biggest beneficiary of climate change in the region. It's the only country with a fleet of nuclear icebreakers to open up and control Arctic trade routes that could make तो रशिया यानी 1990 के पहले सोवियत यूनियन का एक पार्ट था, लेकिन 25 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन टूट गया। जब रशिया सोवियत यूनियन का एक पार्ट था तो सुपर पावर की रेस में अमेरिका को सिंगल हैंडेडली टक्कर दे रहा था। जब सबसे ज्यादा आर्मी यूएसए के बाद सोवियत यूनियन के पास ही थी, सबसे ज्यादा गन्स और न्यूक्लियर वेपन सोवियत यूनियन के पास ही था, सबसे पहला स्पेस में जाने वाला इंसान सोवियत यूनियन का ही था। लेकिन यही सब कारण भी मिला सोवियत यूनियन टूटने का। लेकिन कैसे? देखो दोस्तों, 90s के दशक में सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच इकोनॉमिक वॉर चल रही थी कि कौन सा देश सबसे ज्यादा पावरफुल है, किस देश के पास सबसे ज्यादा मिलिट्री पावर है, कौन सा देश स्पेस में सबसे आगे है। और यही वार उन्हें ले डूबा क्योंकि अपनी पावर बढ़ाने के चक्कर में वो अपने आम लोगों के बारे में भूल ही गए थे। सोवियत यूनियन अपना सारा पैसा मिलिट्री पावर और स्पेस एजेंसी में लगा रहा था, वो अपना सारा पैसा अमेरिका से बेहतर बनने में लगा रहा था, लेकिन वो अपने खुद के देश को डेवलप करने में ध्यान ही नहीं दे रहा था, न अपने लोगों की तरक्की कर रहा था। और इसी की वजह से 14 देशों ने सोवियत यूनियन छोड़ने का डिसीजन लिया। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन पूरी तरह से टूट गया और उसके बाद रशिया की इकोनॉमी पूरी तरीके से गिर गई। रशिया सुपर पावर बनने की रेस में बहुत पीछे छूट गया। लेकिन फिर यहाँ एंट्री होती है व्लादिमीर पुतिन की और यही से रशिया की किस्मत फिर से बदल गई। पुतिन पिछले 20 साल से रशिया के लीडर है। दोस्तों जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटा तब रशिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। 1991 से लेकर 1999 तक का समय रशिया के हिस्ट्री का सबसे मुश्किल समय था। लेकिन 1999 में पुतिन रशिया के प्राइम मिनिस्टर बने। जब पुतिन रशिया के प्राइम मिनिस्टर बने तब से रशिया की जीडीपी बढ़ती ही रही। इन्फ्लेशन रेट 36% से घटकर 6% तक आ गया। वहाँ के लोगों के एवरेज इनकम 25% तक बढ़ गई। और यही समय था जब रशिया ने अपने नेचुरल रिसोर्स का अच्छे से यूज किया। रशिया अपने ऑयल और गैस को पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट करने लगा। यही से पुतिन एक ग्रेट लीडर बनने लगे। पुतिन धीरे धीरे ग्लोबली बहुत स्ट्रांग बनने लगे, जैसे कि हमने रशिया यूक्रेन वार में देखा ही होगा। दोस्तों रशिया को फ्यूचर में सुपर पावर बनने के पीछे रशिया यूक्रेन वार का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि ये वार आखिर स्टार्ट क्यों हुई थी। दोस्तों ये वार स्टार्ट होने के पीछे मेजर 2 रीजन थे। सबसे पहला था नेटो। लेकिन ये नेटो आखिर क्या है? दोस्तों नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो 1949 में बना एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें शुरुआत में सिर्फ 12 देश ही थे, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें यूरोप के सारे देश आ गए। नेटो ऑर्गेनाइजेशन रशिया यानी तब के सोवियत यूनियन से बचने के लिए बनाई गई थी। अगर रशिया नेटो के किसी भी देश के ऊपर हमला करता है तो पूरे नेटो के देश मिलकर रशिया के ऊपर हमला कर देंगे। और यही नेटो का रियल मकसद था। और यही नेटो में 1991 के पहले के सोवियत यूनियन में जो देश थे जैसे कि लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये ऐसे देश थे जो 1991 से पहले सोवियत यूनियन का पार्ट थे, जो बाद में नेटो का पार्ट बन गए। जो नेटो रशिया के खिलाफ ही बनाई गई थी, जो हर बार रशिया को ही टारगेट करते रहते हैं। और यही नेटो में अब 30 से ज्यादा देश शामिल है और यूक्रेन भी इसी नेटो में शामिल होने की बात कर रहा था, जो रशिया के खिलाफ ही बनाई गई थी। रशिया नेटो को अपने बॉर्डर के इतने करीब नहीं आने देना चाहता था और इसलिए भी पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया। यूक्रेन के ऊपर हमला करने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन था नेचुरल रिसोर्स। देखो दोस्तों रशिया की 30% जीडीपी ऑयल और गैस से आती है। यूरोप को भी ऑयल और गैस रशिया ही इंपोर्ट करता है, बल्कि सारे यूरोप का 40% गैस और ऑयल रशिया ही इंपोर्ट करता है। इसलिए भी नेटो कंट्रीज ने यूक्रेन की मदद नहीं की, क्योंकि अगर यूरोप कंट्रीज यूक्रेन की मदद करते तो रशिया उनका ऑयल और गैस यूरोपियन देशों को बेचना बंद कर देता। इससे यूरोप की इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ता और इसका नुकसान रशिया को भी होता। अगर रशिया अपना ऑयल और गैस यूरोपियन देशों को बेचना बंद कर दे तो रशिया में भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता। लेकिन इन सब में यूक्रेन का क्या रोल है? देखो दोस्तों रशिया जो एनर्जी यूरोपियन देशों को इंपोर्ट करता है उनमें से 80% एनर्जी रशिया यूक्रेन के थ्रू ही इंपोर्ट करता है। ये पाइपलाइन तब बनाई गई थी जब रशिया और यूक्रेन सोवियत यूनियन के पार्ट थे। लेकिन जब से ये देश अलग हुए तब से यूक्रेन रशिया को ये पाइपलाइन यूज करने के लिए बाहरी पैसे मांग रहा था। और यूक्रेन एक गरीब देश है जिसकी वजह से उन्हें अपना एनर्जी अच्छे से यूज करने नहीं आती। इसलिए भी रशिया यूक्रेन के एनर्जी रिजर्व पर हमला कर रहा है। लेकिन ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? हमारा टॉपिक तो था कौन सा
देश फ्यूचर में सुपर पावर बनेगा। देखो दोस्तों, जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तब यूक्रेन ने अमेरिका सहित सारे देशों से मदद की मांग की थी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की, चाहे वो अमेरिका हो या नेटो कंट्रीज हो। किसी भी देश ने यूक्रेन की मदद नहीं की, सभी देशों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। अगर अमेरिका इस लड़ाई में यूक्रेन का साथ देता तो वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता था, जिसका नुकसान पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता, क्योंकि रशिया और अमेरिका ये ऐसे देश है जिनका डिफेंस सबसे अच्छा है। इनके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, जबकि रशिया के पास 6000 ऐसे न्यूक्लियर वेपन है जो पुतिन के एक इशारे पे पूरी दुनिया को तहस नहस कर देंगे। अगर अमेरिका इस जंग में रशिया के खिलाफ पड़ता तो चीन, जापान, नॉर्थ कोरिया, जर्मनी, फ्रांस ऐसे बड़े बड़े देश भी इस जंग में पड़ते और भारत को भी किसी एक साइड में जाना पड़ता। दोस्तों, ये तो कुछ बात हुई पास्ट की, लेकिन अब हम प्रेजेंट में आए तो ऐसे कौन से रीजन है जो रशिया को सुपर पावर बनने से रोक रहे हैं, और वो रीजन है रशिया का क्लाइमेट चेंज। देखो दोस्तों, रशिया एक कोल्ड कंट्री है जहाँ 365 दिन ही सर्दी रहती है। रशिया का एवरेज टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस है। दुनिया में सबसे ज्यादा सर्दी रशिया में ही होती है। रशिया की जमीन के अंदर सबसे ज्यादा ऑयल और गैस मौजूद है, लेकिन रशिया का ज्यादातर हिस्सा सर्द मौसम से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से यह हिस्सा बिल्कुल बेकार पड़ा है। यह हिस्सा साइबेरिया में आता है और इसी की वजह से रशिया की पॉपुलेशन उनके एरिया के हिसाब से बहुत कम है। रशिया की 75% पॉपुलेशन रशिया के 20% एरिया में रहती है। दोस्तों, रशिया की कोस्ट लाइन भी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, लेकिन इस कोस्ट लाइन का यूज रशिया पूरी तरीके से नहीं कर पाता, क्योंकि ये कोस्ट लाइन आर्कटिक ओशन में है, जो पूरे साल ही बर्फ में होता है। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बावजूद रशिया इसका यूज नहीं कर सकता। देखो दोस्तों, जिस भी देश के पास सबसे ज्यादा समुद्र होगा वो देश ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ ट्रेड कर सकेगा। ज्यादा ट्रेड का मतलब है वो देश उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। आर्कटिक ओशन में ज्यादा बर्फ होने की वजह से रशिया आर्कटिक ओशन का यूज ट्रेड के लिए नहीं कर सकता। उसे अपना पूरा ट्रेड नेटो कंट्रीज के सामने से होकर करना पड़ता है, और नेटो कंट्रीज रशिया की सबसे बड़ी दुश्मन है। कहीं ना कहीं रशिया का सर्द मौसम ही है जो रशिया को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, और इसी सर्द मौसम की वजह से रशिया के ऊपर आज तक कोई देश कब्जा नहीं कर पाया। अगर रशिया का सर्द मौसम कम हो जाए तो रशिया आर्कटिक ओशन का अच्छे तरीके से यूज कर सकेगा, और रशिया की जमीन के अंदर भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन सर्द मौसम की वजह से रशिया इसका यूज नहीं कर सकता। रशिया अपने 100% जमीन का भी यूज नहीं कर पाता, रशिया सिर्फ 20% जमीन का ही यूज कर पाता है। अगर सर्द मौसम रशिया से चला गया तो रशिया को सुपर पावर बनने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, रशिया को सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, और वो है ग्लोबल वार्मिंग। भले ही पूरी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से खतरा हो, लेकिन रशिया को इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। नासा के एनालिस्ट के हिसाब से 1980 में आर्कटिक ओशन का बर्फ कुछ इस प्रकार दिखता था, लेकिन अब यह बर्फ कुछ इस प्रकार दिखता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आर्कटिक ओशन का बर्फ धीरे धीरे पिघल रहा है, जिसका नुकसान तो पूरी दुनिया को होगा, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा रशिया को ही होगा। ये बर्फ पिघलने से रशिया आर्कटिक ओशन का पूरी तरीके से यूज कर पाएगा, अपने नेचुरल रिसोर्स का यूज पूरी तरीके से कर पाएगा। दोस्तों, रशिया को ग्लोबल पावर बनने में क्लाइमेट चेंज का काफी बड़ा रोल है। अगर ये सारी बातें सच होती है तो रशिया आने वाले 20 सालों में इस दुनिया का सुपर पावर देश बन सकता है। इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये हमारी सीरीज का फर्स्ट वीडियो है, और इसका सेकंड वीडियो चाइना पे होगा कि चाइना कैसे इस दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।